ऋषि की तपोभूमि पर तपस्या की प्रतिमूर्ति परम पूज्य दादा गुरु इस मंच पर उपस्थित है। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं और सभी से दोनों हाथ उठाकर कहूंगा नर्मदे। मंत्री परिषद में मेरी साथी ऋषि जिले के नेतृत्व की आदर्श परंपरा की एक अनुयायी सम्मानीय श्रीमती राधा सिंह जी, इस जिले के सांसद जिनसे मेरा बड़ा आत्मीय संबंध मैं कह सकता हूं, सम्मानीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, जिले के अध्यक्ष सम्मानीय सुंदरलाल साहब जी, विधानसभा में मेरे साथी, इनसे भी बड़ा लंबा जिनसे दोनों से संबंध है, सम्मानीय रामनिवास राय जी, सम्मानीय राजेंद्र मेश्राम जी, एक और वरिष्ठतम विधायक, इनसे भी दशकों से मेरा संबंध है, सम्मानीय कुंवर सिंह टेकाम जी, विधानसभा के एक और साथी सम्मानीय विश्वामित्र पाठक जी, सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दिलीप साय जी, जिला पंचायत की सम्मानीय अध्यक्ष श्रीमती सोनम सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष नगर निगम सीमा जायसवाल जी, नगर निगम की महापौर सम्मानीय रानी अग्रवाल जी, अध्यक्ष नगरपालिका निगम सिंगरौली देवेश पांडे जी, हमारे दोनों पूर्व विधायक सम्मानीय रामलल्लू वैश्य जी, सम्मानीय सुभाष वर्मा जी, युवा मोर्चा के मेरे साथी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सम्मानीय श्री गिरीश द्विवेदी जी, सम्मानीय राम सुमन गुप्ता जी, सम्मानीय वीरेंद्र गोयल जी, श्रीमती प्रेमवती खैरवार जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत सम्मानीय अर्चना सिंह जी, श्री राजकुमार दुबे जी, लालपति साकेत जी, प्रणव पाठक जी, श्रीमती सिया दुलारी जी, श्रीमती अनुराधा सिंह जी, श्रीमती प्रमिला वर्मा जी, और नीचे मुझे हमारे जनपदों से आए हुए अध्यक्ष मिले हैं, उन सभी सम्मानीय अध्यक्ष, इस त्रिस्तरीय पंचायत में इस सम्मेलन में उपस्थित सभी पंच भाइयों एवं बहनों, सरपंच भाइयों एवं बहनों, जनपद सदस्य सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, जिला पंचायत के सभी माननीय सदस्यगण, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में दोनों हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं सिंगरौली के जिला प्रशासन को, उसमें जिला पंचायत के सीईओ, जिले के कलेक्टर, जिले के एसपी, जो भी इंजीनियर्स होंगे जिनने ये नदी संरक्षण का काम किया है, उन सबको भी मैं विभाग की तरफ से उनका स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं। हमने आज उद्गम पर जब हम गए तो ये पहला मौका था मेरा जब दादा गुरु की वहां पर उपस्थिति थी। उन्होंने कहा कि जरा इस ध्वनि को सुनो, बैठे ध्वनि को सुना। जब मैं परिक्रमावासी था तब एक ही काम होता था, तट पर बैठकर कोई विश्राम नहीं करता, तट पर बैठकर उन्हीं बातों को सुनते हैं जो नदी कहती है, जो हमारी माता कहती है। लेकिन पिछले बार जब मैं सरकार में आया तो जनगणना संवर्धन अभियान की शुरुआत हुई तो वो 1 महीने की थी। मैंने विचार किया कि क्या खेत तालाब देखने तो मंत्री जाएगा नहीं, प्रधानमंत्री की प्रेरणा से अमृत सरोवर खुद रहे हैं, उन्हें देखने जाने की जरूरत पड़ सकती है। कोई हमारी कुआं, बावड़ी, नदी अगर वो
गंदी हो गई है तो उसे ठीक करने का काम इस अभियान के तहत किया जाए, ये सरकार की मंशा थी। लेकिन मैंने विचार किया कि ये काम तो मैं दशकों से कर रहा हूं। सांसद था तब भी करता था, मंत्री था तब भी करता था, नहीं था तब भी करता था, और संकल्प के साथ करता था। तो मुझे लगा कि आखिर मंत्री का ये काम, इसके अलावा भी कोई काम हो सकता है क्या? तो मेरे मन में विचार सिर्फ इतना ही आया कि जब मैं नर्मदा को देखता हूं, जब मैं बचपन में था तब नर्मदा का स्वरूप कुछ और था, जब मैं नौजवान था तब कुछ और था। आज मेरे बाल पक गए हैं, मुझे परिक्रमा किए हुए 30 साल हो गए। 30 साल पहले मैंने परिक्रमा की थी, तब मैं, और आज 30 साल बाद जब मैं मां नर्मदा को देखता हूं तो मेरे मन में चिंता की ऐसी रेखाएं खिंचती हैं कि आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। तो तब लगता है कि जो छोटी नदियां अगर बारहमासी नहीं रही तो बड़ी नदियां भी शायद बारहमासी नहीं रह पाएंगी। हमारी आंखों के सामने यहां जो लोग बैठे हैं, हम गांव के लोग हैं, हमारी आंखों के सामने नाले बारहमासी थे, नदियां तो बारहमासी थी, लेकिन हमारी आंखों के सामने वो नाले सूख गए, नदियां सूख गई। हमारे कुओं का, ट्यूबवेल का जल स्तर जब नीचे चला गया, किसी से पूछो, कोई भी हमारे जनप्रतिनिधि बैठक में पूछते होंगे जल स्तर कितना है, तो बोले पिछली बार से इतना घट गया। मैं रीवा का प्रभारी मंत्री हूं। रीवा में मैंने पूछा कि पिछले वर्ष कितने गांव में पानी का संकट था, तो उन्होंने कहा कि 64 गांव में था। इस बार की स्थिति क्या है, घटी, बढ़ी या स्थिर है? उन्होंने कहा नहीं साहब, स्थिर नहीं है, इस बार संख्या 90 से पार है। जल स्तर का गिरावट कितनी है? तो 100 फीट तक जल स्तर की गिरावट है। मैं आपसे पूछता हूं, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी तो हम किसी पर भी डाल सकते हैं, अपन पे भी, खुद पर भी डाल सकते हैं। कोई माइनिंग का काम हो रहा होगा उस पर भी डाल सकते हैं। जहां डेंसिटी ऑफ ट्यूबवेल है, जहां पर ज्यादा बोर खुदे हैं, वहां पानी नीचे चला गया होगा। लेकिन इसका समाधान क्या है? समाधान तो एक ही है। दादा गुरु की एक वाणी सत्संग में मुझे मिली थी, वो भी शायद उसको कहेंगे, वो ज्यादा अच्छे से कहेंगे। मैंने सुना था उनके मुंह से, उन्होंने कहा था वृक्ष ही प्रत्यक्ष है। लेकिन इस पौधारोपण पर हम कितने ईमानदार? हम पौधा लगाते हैं, क्या वो वृक्ष बन पाता है? क्या वो जिंदा रह पाता है? तब मैं पिछली बार जब मैं मंत्री था तो मैंने स्पष्ट तौर पर पंचायतों के पौधारोपण पर रोक लगाई थी। तब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था इस अभियान का समय बढ़ना चाहिए, क्योंकि 1 महीने तक मैं नदियों के उद्गम पर मैंने जाना शुरू किया और महीने भर में मैं 32 नदियों के उद्गम में पिछली बार गया था। उन 32 नदियों के उद्गम में मुझे कुल 5 नदियों के उद्गम पर पानी मिला था, बाकी नदियों में बूंद पानी नहीं मिला। इस बार मैं 22 नदियों पर गया था, ये आज 23वीं नदी के उद्गम पर गया हूं। इस बार इस बात का गर्व जरूर है कि जिन नदियों में मैं जा रहा हूं, 3 को छोड़कर बाकी सब जगह मुझे जल मिला। इसे मैं धरती माता की कृपा मानता हूं, वन देवी की कृपा मानता हूं, और जिन लोगों ने उनको संरक्षित रखा उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उद्गम कहां है? उद्गम या तो जंगल में है या पहाड़ में है। उनके आसपास लोग कौन है? उन उद्गम में अगर पानी की बूंद नहीं है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, या तो वहां वृक्ष काटे गए या मन मर्जी के साथ पानी का दोहन किया गया, तीसरा कोई कारण नहीं। दूसरी बात मैंने कही कि एक पौधा वृक्ष क्यों नहीं बन पाया? 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो आपने वाड़ ना लगाई हो, या गर्मी में उसे पानी ना दिया हो, तीसरा कोई कारण नहीं हो सकता। लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी समझी है क्या? और इसलिए मैंने कहा कि मैं जहां जाता हूं वहां पर मैंने कहा कि हमें त्रिस्तरीय पंचायत के इन पंच परमेश्वरों से हमें जरूर संवाद करना चाहिए। नहीं तो जब गांधी ने पंचायती राज की कल्पना की थी तब कभी अधिकार की बात नहीं थी,
सिर्फ कर्तव्य की बात थी कि आपका गांव आपके सुपुर्द है, यहां की शांति आपकी जिम्मेदारी है, यहां की जरूरतें आपके गांव में ही पूरी हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। पंचायतों के स्वावलंबन के लिए पंचायती राज की कल्पना की गई थी, लेकिन कालांतर में आजादी के बाद दशक निकलते गए, परिस्थितियां बदलती गई, संसद में कानून बन गया, हमको अधिकार मिल गए और पंचायती राज कानून ने हमको अधिकार दिए। आज हर जनप्रतिनिधि से अगर पूछो, अगर उसके पास अगर कोई मांग होती है तो या तो पैसे की मांग होती है या फिर अधिकार की मांग होती है, इसके अलावा कोई वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब मैं मंत्री बना तो सबसे पहले मैंने 3 दिन की कॉन्फ्रेंस बुलाई। पहले दिन जिला पंचायत का अध्यक्ष और जिला पंचायत के सीओ, दिन भर उनसे बातचीत हुई। दूसरे दिन जनपद के अध्यक्ष और जनपद के सीओ और तीसरे दिन जिला पंचायत के सदस्य। लेकिन जनपद के सदस्य, सरपंच और पंच, उनसे मैं 1.5 साल में बात नहीं कर पाया था। तब मैंने सोचा कि जल गंगा संवर्धन अभियान में उनसे भी बातचीत करनी चाहिए। मित्रों, आपके अधिकारों से मुझे कोई परहेज नहीं है। बीच के कालखंड में क्या हुआ मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मैंने भले आपसे बात ना की हो, लेकिन आपके प्रतिनिधि या आप जहां मुझे मिलते थे मुझसे मांग करते थे, लेकिन मैंने कोई वचन आपको नहीं दिया था। लेकिन 15 लाख का अधिकार हमारे सरपंचों को था, मैंने उसे 25 लाख किया। ये मेरी सफलता है और इसमें आपको खुशी होगी। लेकिन जब मैंने दूसरी बात पूछी कि ऐसी कितनी पंचायत है इस मध्य प्रदेश के भीतर जहां पर भवन नहीं है, एक लाइन में उत्तर आया 1400 तो नई पंचायत है और बाकी लगभग इतनी और है जहां भवन है ही नहीं। अरे बिना पंचायत भवन के कोई पंचायत चल सकती है क्या? पंचायत एक ऐसा तंत्र है, ऐसी संस्था है जिसके पास में अगर रिकॉर्ड हो तो दुनिया में सबसे बेहतर रिकॉर्ड वो हो सकता है। हमें किसी परीक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक व्यक्ति को जानता है, उसकी परिस्थितियों को जानता है। लेकिन किसी भी पंचायत में मुझे वो रिकॉर्ड नहीं मिला जिसकी मैं अपेक्षा करता हूं। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम अपने कर्तव्यों से कितने दूर हैं। मैं पंचायत के सरपंचों से दूसरा निवेदन करता हूं, आपने अपने कार्यकाल में कुछ पौधे लगाए होंगे, कभी पलटकर देखा कितने बचे? ये कर्तव्य है हमारा। और जब कोई वृक्ष लगाता है तो वो अपने लिए नहीं लगाता, अपने बेटे के लिए नहीं लगाता, अपने नाती पोतों के लिए लगाता है। गांव में कोई आम का झाड़ होगा, कोई पीपल का होगा, कोई वड़ का झाड़ होगा, कोई भाग्यशाली होगा जो कह पाएगा कि फलाने लोग के परखों ने लगाया, वरना बता नहीं पाएंगे कि पौधा किसने लगाया। वो पौधा पीढ़ियों से हमको छांव दे रहा है, लकड़ी दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, और जड़ों में इकट्ठा पानी वो भी धीरे धीरे करके हमको वापस कर रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर धरती में बीज टपक कर नीचे गिरता है या आप लगाते हो, वो वृक्ष बनता है और फिर से बीज आपको वापस करता है। एक बूंद ऊपर से टपकती है, नीचे यहां पर फसलों को भी जीवन देती है, आपको भी पानी देती है, भाप बनकर ऊपर जाती है और फिर से बरसकर नीचे आती है। जो वो नीचे आती है ऊपर जाती है तो वापस आपको देती है। तीसरे हम हैं जिसके बाद भगवान ने बुद्धि दी है, करने का सामर्थ्य दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है। लेकिन क्या हम जितना प्रकृति से लेते हैं, क्या उसमें से कुछ हिस्सा वापस करते हैं क्या? आज मैं ये प्रार्थना करने के लिए आया हूं। मैं नदियों को उद्गम पे जा रहा हूं तो उद्गम तो कब के है ये तो कोई बता नहीं सकता, ये तब के केंद्र है। लेकिन मेरे आराध्य परम पूज्य श्री राम जी की सेवा में मैं था, मैं परिक्रमा में था, परिक्रमावासी उनका सामान ढो रहा था, मुझे तो उतनी समझ नहीं थी। तो जब भी नदी का संगम पड़ता था तो मुझसे कहते थे कि 1 किलोमीटर ऊपर चलो, वहां से पार करेंगे। हम आदेश का पालन करते थे, 1 किलोमीटर ऊपर जाते थे, फिर वापस आते थे, फिर नर्मदा के किनारे चलते थे। एक जगह पर नदी सूखी थी जो नर्मदा में मिली, तो मैं आगे घुसने लगा कि सीधे निकल जाएंगे। उन्हें ललकारा, खबरदार, और फिर इशारा किया तो फिर ऊपर गए, फिर 1 किलोमीटर से फिर नीचे आए। शाम के समय में उनकी सेवा करता था।
सेवा करते करते मैंने उनसे पूछ लिया कि नदी तो सूखी थी तो फिर तक घूमने की जरूरत क्या थी। तो उन्होंने जो कहा मैं वही कह रहा हूं, ये मेरी राय नहीं है, उसमें जो होगा वो पूज्य दादा गुरु कहेंगे। उन्होंने कहा कि संगम चाहे नदियों का हो, संगम चाहे वृक्षों का हो, तो संगम चाहे स्त्री पुरुष का हो, वो जीवन की संभावनाओं की ऊर्जा है, उसे रौंदने की गलती मत करना। आज हम सब संगम पर स्नान करने के लिए जाते हैं, हम जीवन की वो सामर्थ्य लेने के लिए जाते हैं। सबका अपना मनोभाव है, लेकिन कोई संत, कहीं कोई जिज्ञासु शायद उस संगम में ऊपर से रौंदने की गलती नहीं करता। हम ग्रस्त हैं, हम अपने जीवन के प्रति सचेत हैं, जीवन का लालच हमारे भीतर है, इसलिए शायद हम जाते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि नदी के उद्गम पर ऊर्जा होती है, जो जाएगा वो ऊर्जा प्राप्त करेगा, उसका तुम्हारी पढ़ाई लिखाई शहरी ग्रामीण रोजगार से कोई लेना देना नहीं। जो वहां जाएगा वो वहां से ऊर्जा प्राप्त करेगा। तीसरी बात जो मुझे इन 54 नदियों के उद्गम पर जाने, 55 हो गए, इन 55 नदियों के उद्गम पर जाने के बाद जो मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जिस भी उद्गम पर मैं गया, अगर उसको कोई बचाने की जिम्मेदारी किसी ने मनुष्य के नाते ईमानदारी से अगर पूरी की है, तो वो हमारे जनजातीय भाई हैं, हमारे आदिवासी बंधु हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हो, तो सबने ये बात कही कि हम उद्गम पर शिवरात्रि, संक्रांति और अक्ति, किसी ने कहा कि हम संक्रांति पर जाते हैं, किसी ने कहा कि हम 2 पर जाते हैं, किसी ने कहा हम 3 त्योहारों पर तो जाते ही हैं, लेकिन सक्कर नदी पर तो उन्होंने कहा कि हम हर शुक्रवार गांव के तमाम बुजुर्ग और नौजवान हर शुक्रवार को आते हैं और इस उद्गम पर पूजा करते हैं। तो मैंने कहा कैसे करते हो, तो मैंने उन्हीं के तरीके से पूजा की। उस पूजा में कोई अंतर नहीं है, वही हल्दी, वही चावल, रोली का प्रयोग वो नहीं करते, दूबा थी, अपना बेलपत्र था, वस्त्र था, जबकि शायद वस्त्र तो हम कई बार हम भी नहीं करते, लेकिन उनके पास एक कोरा वस्त्र था और वो कोरा वस्त्र उस पर उड़ा रहे थे। ये तो शायद हम भी नहीं कर पाते। मैं हर जब भी माई को पार करता हूं तो श्रीफल तो अर्पित करता हूं, लेकिन मैं कभी वस्त्र अर्पित नहीं करता। मतलब ये चीज मुझे उनके भी तो ज्यादा अच्छी लगी कि वो ऐसी परिस्थितियों को वहां पर करते हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि आज हम सब इस बात का संकल्प लेकर वापस जाएं कि ठीक है, अधिकारों की जरूरत हमको है, अधिकार मिलने चाहिए, और ऐसा नहीं कि हमने अधिकार नहीं दिए। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी है, और मुझे गर्व है कि जब मैंने ये अभियान अपने हाथ में लिया तो मैंने नक्शा बदला। हम सब गांव के लोग हैं, आप अपने गांव में कभी पलट कर देखना, ऐसी कोई बिल्डिंग या भवन है जहां पर 2 मंजिला बना सको। भवन कभी ऐसे नहीं बनाए ग्रामीण क्षेत्रों में, आंगनवाड़ी का होगा, स्कूल का होगा, ग्राम पंचायत का होगा, ऐसी प्लंथ है कि उस पर दूसरी मंजिल नहीं जा सकती। मैंने पहली बार उसका नक्शा बदला। जो ग्राम पंचायत भवन अब बन रहे हैं वो 3 मंजिल तक जा सकते हैं, और उनको भारत सरकार जो पैसा देती है वो पैसा तो 10 लाख है। मैंने 37.5 लाख रुपए उस पंचायत भवन को लिए दिए और सरपंचों को बनाने का अधिकार दिया है। जिस पंचायत को 25 लाख का वित्तीय अधिकार था, वो 37.5 लाख के भवन सरपंच को मैंने बनाने के लिए दिए हैं। पहली बार में मैंने 1153 भवन दिए, इस बार 1400 बचे हुए 41 भवनों को अभी 4 दिन के भीतर में सूची जारी करना हो। यदि हमारी पंचायत है तो एक तो सामुदायिक भवन होना चाहिए, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, कोई खेल का कार्यक्रम हो, कहीं कोई शादी विवाह हो, कोई व्यवस्थित तो होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये चीजें हमें करनी होंगी, तब कहीं जाकर चीजें ठीक होंगी। हम अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। मैं ये विनती करता हूं, जब आपके घर में शादी विवाह होता है तो आप 3 साल पहले से परिवार की व्यवस्थाएं बनाते हैं। यहां तो आप 5 साल के लिए सरपंच बने, क्या आपको उसको परिवार के नाते विचार नहीं करना चाहिए? आज जो परिस्थिति है उसमें मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री का मैं आभारी हूं कि इस बार उन्होंने बजट में बड़ी बढ़ोतरी की है। इसलिए पंचायतें आने वाले 3 साल में
वैसे भी पैसा उनके पास होता है, लेकिन उसके बाद भी वो सांसद के पास जाएंगे, विधायक के पास जाएंगे कि पैसा चाहिए। और जिसके लिए मैं मन से नहीं कह रहा हूं, हमारे एक बैतूल के विधायक ने क्वेश्चन लगाया था, हमारे विधायक ने उसको सुना होगा, तो हेमंत खंडेलवाल ने, उन्होंने कहा कि बैतूल जिले में उन पंचायतों के नाम संख्या बताइए जिनके पास 20 लाख रुपए से ज्यादा जमा है और खर्च नहीं किया। उत्तर मुझे ही देना था। 286 पंचायत ऐसी थी बैतूल जिले में जिनके पास 20 लाख रुपए से ज्यादा था और उन्होंने खर्च नहीं किया। शायद वो यहां पर भी कुछ होगा। अगर हमारे पास योजना नहीं है, दूरदर्शी सोच नहीं है, तो विश्वास करना पैसा होगा तब भी हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। इस बार बजट में आपके पास में कहां से पैसा आता है पंचायतों में, शायद विधायकों को भी इस बात की चिंता करनी चाहिए। 15वां वित्त का पैसा 2011 की जो जनसंख्या होगी उस ग्राम पंचायत की, उसके आधार पर सीधा पैसा जाता है ग्राम पंचायत, कोई रोक नहीं सकता। 5वें राज्य वित्त का पैसा है वो ग्राम पंचायत में जाता है। स्टाम्प ड्यूटी का पैसा है वो ग्राम पंचायत को जाता है। मनरेगा का पैसा है वो ग्राम पंचायत को जाता है। ये केंद्र और राज्य का पैसा है। लेकिन आप अपने से तो पूछो, आपका खुद का क्या है? न तुम जल कर लेते हो, न तुम बिजली का कर लेते हो, दुकान खुद बना लोगे तो उसका भी किराया नहीं लेते हो, सामुदायिक भवन होगा तो उसको भी मुफ्त में देते हो, तो स्वावलंबी कैसे हो जाओगे? आत्मनिर्भर कब बनोगे? ये चीजें स्वयं को विचार करनी पड़ेंगी। और मैं जब से मंत्री बना हूं, मैंने संकल्प लिया है कि पंचायतें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बने। ये जो धन आपके पास आता है इसका ऐसा नियोजन करिए ताकि कम से कम जो पैसा आपके पास आए उससे ग्राम पंचायत का भला हो। और इसलिए मुझे लगता है कि जो चीजें रोड है, सड़क है, बिजली है, पानी है, प्रधानमंत्री आवास है, अभी प्रधानमंत्री आवास इतने मिल गए कि हम 1 साल में बना नहीं पाएंगे। अभी मेरे पास में 14 लाख मकान बनाने की वो है, और अभी मैं परसों शिवराज जी से मिला था, वो मुझे 6.5 लाख मकान और देकर पूरी की पूरी जितनी प्रतीक्षा सूची थी आवास प्लस की उसको समाप्त करने के लिए तैयार है। कितने बनाऊंगा? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचेगा जिसके पास प्रधानमंत्री आवास ना हो। और इसलिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का जो बजट इस बार का आया है, पिछले बार हमारे जो 5वें वित्त का बजट था वो 1400 करोड़ था, इस बार 6000 करोड़ है। स्टाम्प ड्यूटी 900 करोड़ थी, इस बार वो 2000 करोड़ है। पैसा तो अभी के बाद जाना है। कल मैंने मनरेगा के लिए कहा है परसों शिवराज जी को कि जब आप मुझे 14 लाख मकान दे रहे हो और कुल 15 करोड़ अगर मेरे पास मनरेगा का पैसा है तो मकान बनाने वाले की मजदूरी भी चला जाएगा वो तो जो हमारा सरपंच करेगा क्या जो कह रहा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बात सही है, जितने मकान बन रहे हैं उनको जो मजदूरी जानी है उसका पैसा भारत सरकार अलग से देगी। ये फैसला हुआ। हम जनजातीय जिले अगर 5वें शेड्यूल में हैं या नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र में है तो हम 100 की आबादी तक भी प्रधानमंत्री सड़क ले जा सकते हैं। अगर किसी ग्राम पंचायत में 50% से ज्यादा, भले वो सामान्य ग्राम पंचायत आदिवासी हो, तो भी वहां 250 की आबादी में सड़क जा सकती है, प्रधानमंत्री सड़क। ये चीजें जनप्रतिनिधियों को सोचनी चाहिए, तब कहीं हम अगर आगे बढ़ेंगे तो गांव चौतरफा विकास के रास्ते पर होगा। लेकिन सब हो जाएगा, सड़क हो जाएगी, बिजली हो जाएगी, पानी हो जाएगी, मकान हो जाएगा, दुकान हो जाएगा, पैसा नौकरी पैसा भी हो जाओगे, लेकिन पानी नहीं होगा तो जियोगे कैसे? यदि आप अपने बच्चों की जिंदगी अपने से बेहतर चाहते हो तो कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। पिछली बार मैंने पौधारोपण पर रोक लगाई थी, इस बार पौधारोपण को स्वीकृति दी है। 30 मई अधिकतम 15 जून तक जो भी ग्राम पंचायत के पास सरकारी जमीन हो, अगर वो उसकी फेंसिंग करा ले, मनरेगा से गड्ढा करा लेगा तो हम उसको पौधारोपण की अनुमति देंगे। शर्त है 3 साल पुराना पौधा चाहिए, नर्सरी वाला जो पकड़ा देता है वो ले लेते हो। 3 साल पुराना पौधा हो और 3 साल अगर उसको बचा लोगे तो फिर जिंदगी भर वो तुम्हें देगा
उसको मनुष्य की जरूरत नहीं है मदद करने के लिए, पीढ़ियों तक वो देने का काम करेगा। इसलिए आज दो ही प्रार्थना करूंगा। एक बार अपने जल स्रोतों के बारे में सोचना शुरू करिए। जल कहां से आएगा? तो वृक्ष से ही आएगा। लगाकर जाइए, उस पौधा से वृक्ष बनाइए। जैसे बच्चों को पालते हैं वैसे बच्चों को खड़ा करिए, क्योंकि बच्चों की जिंदगी के लिए पौधा जरूरी है। जलगंगा संवर्धन अभियान इसी उद्देश्य और लक्ष्य के साथ है। यही विनती करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। आज का दिन महत्वपूर्ण है कि आज दादा गुरु जैसी प्रतिमूर्ति, तपस्वी मूर्ति जो सिर्फ नर्मदा के जल पर 5 साल से है, 3 परिक्रमा पूर्ण की है। तो 3 परिक्रमा कैसे पूर्ण होती है मैं परिक्रमावासी हूं, मैं जानता हूं। इसलिए उनको नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर रोकता हूं। हम उनका उद्गार सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, जो रास्ता मिलेगा मेरा विश्वास है और आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कुछ कदम उस पर चलने का संकल्प लेकर अगर हम जाएंगे तो आज का सम्मेलन सफल होगा। आपने सबने सुना, यहाँ पधारे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और दादा गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपनी अमृत वाणी हम सबको दे। नर्मदे